हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन ये है कि देयर इज ए लार्ज प्लैंक जिसका लेंथ 25 मीटर दिया हुआ है। ये सरफेस बिलो द प्लैंक ओवर द ग्राउंड जो प्लैंक रखे गए हैं, यानी ये सरफेस हमारा स्मूथ सरफेस है, जबकि प्लैंक के ऊपर जो डिस्क रखे गए हैं इसके बीच में फ्रिक्शन है और जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ 0.5, यानी अपर सरफेस ऑफ प्लैंक रफ हैं, लोअर सरफेस विथ ग्राउंड स्मूथ हैं। इनिशियली होल अरेंजमेंट रेस्ट में है, एज वेल एज जो एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर हैं और जो प्लैंक का जो सरफेस है ये पैरेलल टुगेदर है। क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है बाई इम्पल्स इस प्लैंक में एक इनिशियल वेलोसिटी हम 20 मीटर पर सेकेंड दे रखे हैं। तो इस 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्लैंक में मोशन होंगे और फिर ये जो सॉलिड सिलेंडर हैं वो प्लैंक के ऊपर मूव करना शुरू करेगा। तो क्वेश्चंस का जो डिमांड है कि कितनी देर के बाद ये सॉलिड सिलेंडर प्लैंक के सरफेस से ओवर द ग्राउंड ये फॉल कर जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो माइक्रो कंसेप्ट हैं उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये मेनी कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, तो आपको इसमें थोड़ा टाइम देना होगा। सिंस देखिए ये प्लैंक है, जब हम इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रहे हैं तो ये जो सॉलिड सिलेंडर हैं जो इनिशियली रेस्ट में हैं, अब आप बताएं इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस सरफेस के बीच में प्लैंक में किधर लगेंगे, सॉलिड सिलेंडर में किधर लगेंगे। फ्रिक्शन निकालने का हर जगह मेथड वही होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी जो टेंजेंशियल पॉइंट हैं किधर हो सकती है, या इस टेंजेंशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में प्लैंक का जो पॉइंट है वो राइट साइड जा रहा है। इसका मतलब है कि इस सॉलिड सिलेंडर के द्वारा इसमें जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रहा है तो इसके मॉलिक्यूल्स इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, तो ये डायरेक्शन होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होंगे। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग एफ के लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एम जी। यहाँ पर जैसा मैंने बताया स्टूडेंट, प्लैंक का मास और इस सॉलिड सिलेंडर का मास सेम है, हालांकि कैलकुलेशन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इन दोनों के मास को 1 kg मान लेते हैं। रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इसमें 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू कैलकुलेट हो रहे हैं, इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू एम इंटू जी का वैल्यू 10, यानी ये वैल्यू 0.5 इंटू 10 यानी 5 टाइम्स ये एम के बराबर है। तो ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस प्लैंक में रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स में प्लैंक के मास से डिवाइड करने से निकलेंगे। प्लैंक का भी मास हमने सेम दिया है, इसका मतलब इसमें रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और इसके मोशन के अपोजिट प्लैंक में लेफ्ट साइड लगेंगे, यानी इस प्लैंक का मोशन ड्यू टाइम डिक्रीज होगा। टी सेकेंड आफ्टर इसके वेलोसिटी यदि हम लिखेंगे तो 20 माइनस 5t लिखेंगे, ये हमारा टी सेकेंड आफ्टर प्लैंक का वेलोसिटी होगा। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ऐसा जो सॉलिड सिलेंडर हैं इसमें फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसमें राइट साइड एक्ट कर रहे हैं। यदि हम इसके फोर्स इफेक्ट की बात करें तो फोर्स के केस में किसी भी रिजिड बॉडी में सेंटर या सेंटर के अलावा कहीं भी फोर्स लगते हैं, हम उस एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी को पॉइंट मास मानते हुए एक्सटर्नल फोर्स को एज ए सेंटर पर एज्यूम करते हुए उसके ट्रांसलेशन इफेक्ट को लेते हैं। तो ये हमारा एफ के है, इसका भी मास एम है, तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन, भले ही फोर्स यहाँ लग रहे हैं पर जब हम फोर्स इक्वेशन लेते हैं तो फोर्स को और बॉडी को एज ए पॉइंट मास लेते हैं और फोर्स को एज ए पॉइंट मास ट्रीट करते हुए उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, बॉडी को पॉइंट मास मानते हुए।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि फोर्स सेंटर पर लग रही है टेंजेंट पर लग रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर कितना आ जाएंगे, दैट इज म्यू के टाइम्स एम जी डिवाइड बाई मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर। म्यू के का वैल्यू 0.5 इंटू 10 यानी इसकी वैल्यू भी हमारा कितना आ रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें सेंटर का एक्सेलरेशन आ रहा है। अब स्टूडेंट इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होंगे, ऑब्वियसली सेंटर में एक वेलोसिटी आएगा। सपोज इस वेलोसिटी को वी डैश लिख रहे हैं, वी डैश का वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, इसके वैल्यू को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वी हमने फ्लाइंग के लिए यूज़ किया है। तो टी सेकेंड आफ्टर इसके सेंटर का वेलोसिटी जो आएगा वो वैल्यू 0 प्लस ए डैश टी, ए डैश का वैल्यू 5 इंटू टी होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं इसका एक और इफेक्ट होगा। जरा सोचिए क्या इफेक्ट होंगे। तो ये एक टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा। चूँकि ये यहाँ पर स्लिपेज हैं इससे हम टॉर्क टेंजेंशियल पॉइंट के अबाउट नहीं लिखेंगे। टॉर्क या तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखते हैं, यानी जिस एक्सिस का एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पर 0 हो या तो फिर फिक्स एक्सिस हो। क्योंकि ये प्लैंक के ऊपर हमारा भी स्कीड कर रहा है, यानी इस टेंजेंशियल पॉइंट में एक्सेलरेशन है, सो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन नहीं लिखेंगे। तो इन्वर्सल जो हमारा ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मतलब लिखने का जो होता है हमारा वो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि हम इसका टॉर्क लिखेंगे तो टाउ सी एम का मतलब आर क्रॉस एफ, एफ के का मतलब म्यू के एम जी, ये हो गया हमारा टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर होते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। देखिए स्टूडेंट, मास से मास को कैंसिल आउट किए, आर से आर कैंसिल आउट किए, तो यहाँ पर अल्फ़ा टाइम्स आर का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी है और म्यू जी का वैल्यू ऑलरेडी हमने 5 निकाल रखा है। तो यहाँ से अल्फ़ा आर का वैल्यू कितना आ रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फ़ा पूछता है तो 10 मीटर डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस का वैल्यू 1 मीटर मैंने लिया है, तो 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होंगे। यानी इस फ्रिक्शन की वजह से हमें इस सॉलिड सिलेंडर में क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, इसमें एक एक्सेलरेशन मिल रहे हैं और इसमें हमें अल्फ़ा मिल रहा है। ये अल्फ़ा क्या कर रहा है हमारा, इस अल्फ़ा को अल्फ़ा डैश लिखते हैं क्योंकि सिलेंडर के लिए हमने डैश हर जगह यूज़ किया है। इस अल्फ़ा की वजह से क्या होंगे, क्योंकि सिलेंडर इनिशियली टर्निंग कर रहा है, इसमें एक एंगुलर स्पीड डेवलप होगा। टी सेकेंड आफ्टर इसके एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी सेकेंड आफ्टर इसके वेलोसिटी को वी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टी सेकेंड आफ्टर जो है इस टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर होंगे। यानी यदि सेंटर नहीं मूव करता तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इस टेंजेंशियल पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा डैश इंटू आर होता है, क्योंकि सेंटर भी मूव कर रहे हैं। देखिए सेंटर मूव करने का मतलब एवरी पार्ट में सेम वेलोसिटी है और इन एडिशनल ऑफ दिस सेम वेलोसिटी सेंटर के रिस्पेक्ट में इसमें एक और वेलोसिटी आ जाएंगे, डेट इज ओमेगा डैश आर। तो इसमें नेट वेलोसिटी इस टेंजेंशियल पॉइंट का क्या आएंगे, इन दोनों का सम ऑफ वैल्यू। तो इसका मतलब टी सेकेंड आफ्टर इस टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी होगी वी डैश प्लस ओमेगा डैश आर। देखिए स्टूडेंट, यदि हम ऑब्जर्वेशन से इसको करें तो शुरू में क्या था, ये स्कीड कर रहा था क्योंकि इस पॉइंट की कोई हमारा वेलोसिटी नहीं था, लेकिन ड्यू टाइम अब इसमें वेलोसिटी आ रहे हैं। शुरू से इसमें वेलोसिटी 20 है, लेकिन ड्यू टाइम इस पॉइंट की वेलोसिटी प्लैंक के इस टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी कम हो रही है। यानी एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये दोनों की वेलोसिटी क्लब हो जाएगी और इसके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी जब 0 होंगे तो आप ये बोलेंगे कि ओवर द प्लैंक अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो रोल करना शुरू कर रहा है। और जब रोलिंग मोशन बिगिन होते हैं स्टूडेंट, तो उस केस में इस सॉलिड सिलेंडर और प्लैंक में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अब लगेंगे नहीं। इसका मतलब वो हमारा उस रोलिंग में जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक होगा एज वेल एज उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले हम वो टाइम निकाल रहे हैं जिस टाइम पर ये रोलिंग मोशन बिगिन हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इस टेंजेंशियल पॉइंट का एक्सेलरेशन, सॉरी ये वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है उसको इस वेलोसिटी से इक्वेट कर दें। लेकिन ये इक्वेट तभी करेंगे जब हमें वी डैश का वैल्यू पता हो, ओमेगा डैश का वैल्यू पता हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने अल्फ़ा निकाल रखा है। अल्फ़ा का वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा के हेल्प से हम टी सेकेंड आफ्टर ओमेगा डैश का वैल्यू क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, ओमेगा डैश इक्वल टू 0 प्लस अल्फ़ा डैश टी। तो ये वैल्यू हो गया हमारा ओमेगा डैश की जगह पर। तो जैसा मैंने बताया कि जब रोलिंग मोशन बिगिन होंगे तो इस टेंजेंशियल पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वी डैश प्लस ओमेगा डैश आर,
ये वैल्यू प्लैंक के वेलोसिटी के साथ इक्वेट कर दे। प्लैंक का वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल रखे हमने 20 - 5t। अब आप यहाँ पर वी डैश का वैल्यू भी आप देखिए निकाल रखे हैं 0 + 5t, यानी ये वैल्यू हो गया 5t। ओमेगा डैश का वैल्यू जैसे मैंने बताया अल्फ़ा डैश टी, अल्फ़ा डैश का वैल्यू 10 रेडियन/सेकेंड है। तो यहाँ से वैल्यू आपका अल्फ़ा डैश का वैल्यू, ये रेडियस 1 मीटर है, तो यहाँ से वैल्यू 10 रेडियन/सेकेंड है ना, और × t। तो ये वैल्यू हो गया इस टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी आपका t सेकेंड। इसको हम 20 - 5t से इक्वेट कर दें तो t का वैल्यू कितना आएंगे 1 सेकेंड। इसका मतलब ये 1 सेकेंड के बाद इसमें प्लैंक के ऊपर ये रोल करना शुरू करेगा। लेकिन स्टूडेंट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है इसमें कि जब रोलिंग मोशन बिगिन होगा तो प्लैंक पर इस सॉलिड सिलेंडर के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा। देखिए स्टूडेंट, जब भी स्कीडिंग होते हैं तो हमेशा हमें सेंटर का डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहिए, सेंटर के वेलोसिटी को देखना चाहिए, सेंटर के एक्सेलरेशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ओवर दिस प्लैंक। तो प्लैंक को हम रेस्ट मान लेते हैं और ऑल पार्ट ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर को हम प्लैंक के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो इनिशियली इस प्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी, यानी हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा इसके ऊपर s डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो s क्या लिखेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेंटर का विथ रेफरेंस टू प्लैंक, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर का इनिशियल वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इनटू t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विथ रेफरेंस टू प्लैंक इनटू t²। चूँकि t का वैल्यू 1 सेकेंड हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ये तो 0 है और प्लैंक का वेलोसिटी 20 है। राइट वर्ड हम पॉजिटिव लिए हैं तो ये वैल्यू देंगे 0 - 20, यानी ये वैल्यू -20 इंटू t=1 सेकेंड, ये लास्ट में पुट करेंगे, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर जब तक रोलिंग मोशन बिगिन नहीं होते हैं, जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हैं और जिससे हमने एक्सेलरेशन निकाला है, हाउ मच दिस एक्सेलरेशन, ये 5 मीटर/सेकेंड²। तो ये हो गया इसकी 5, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इसमें जो प्लैंक में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है और इसमें जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है राइट साइड है। राइट को हमने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन पहले मैंने बताया है, यहाँ पर ये राइट को पॉजिटिव लिया है, तभी रिलेटिव वेलोसिटी के डेफिनेशन में हम माइनस साइन आ रहा है। तो सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर जिसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये देखिए राइट साइड लग रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन राइटवर्ड है और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 है, और प्लैंक में जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है उसकी भी मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर निकाला है। ये वैल्यू आपका है 5 मीटर/सेकेंड है, लेकिन वो लेफ्ट की ओर है। तो ये वैल्यू बाई रिलेटिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से माइनस आते हैं और प्लैंक का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो माइनस एक और आएंगे, इनटू क्या लिखेंगे t का वैल्यू 1 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस कवर हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू -20 और ये वैल्यू कितना है प्लस ये वैल्यू 5, यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया t हमने निकाला 1 सेकेंड और ये वैल्यू हो गया हमारा 20 × 1 और ये वैल्यू आपका 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ये 5 + 5 10/2 5, यानी इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो जाएंगे 15 मीटर। माइनस आ रहा है मतलब इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है स्टूडेंट, और 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। वेलोसिटी कितना निकाले हैं, देखिए ये टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी का ये फार्मूला है और प्लैंक की वेलोसिटी का ये फार्मूला है, यानी 15 मीटर/सेकेंड है। यानी हमें 1 सेकेंड बाद, चूँकि आगे हमें आगे कंटिन्यू करना है इसके क्वेश्चंस में कि रिमेनिंग 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेंगे, 1 सेकेंड आफ्टर इसकी जो वेलोसिटी है सेंटर की वो 5 आ चुका है। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू एक्सेलरेशन ही यहाँ पर 1 सेकेंड, अल्फा भी हमारा 10 है, 10 × 1 10 रेडियन/सेकेंड। इस टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी 15 है और प्लैंक की वेलोसिटी जो है वो हमारा 15 है और डिस्टेंस जो कवर कर चुका है वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गए। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है कि रिमेनिंग जो 10 मीटर डिस्टेंस है उसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगेंगे। अब तक जो मैंने बताया आपको वो ये जो प्लैंक है इनिशियली ओवर दिस सॉलिड सिलेंडर दोनों रेस्ट में है,
इसमें इम्पल्स के द्वारा 20 मीटर पर सेकेंड का हम वेलोसिटी दिए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 था। तो हमने ये देखा कि आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर ये हमारा जो सॉलिड सिलेंडर है वो इस पॉइंट पर है। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर आ चुके हैं सेंटर की वेलोसिटी, और इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ओमेगा डेट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारा कितना है तो 10 रेडियन पर सेकेंड। कन्फ्यूज नहीं होंगे, अल्फ़ा का वैल्यू भी 10 ही आया था लेकिन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर था। 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करने से ये ओमेगा का वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड आ गए। यहाँ पर इस टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी 10, चूँकि रेडियस भी हमने 1 मीटर लिया है तो ये वैल्यू आ जाएंगे 15 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड आफ्टर इस प्लैंक की जो वेलोसिटी है वो हमारा 15 मीटर है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके ऊपर अब रोलिंग मोशन बिगिन हो जाएंगे। अब चूँकि रोलिंग मोशन में एक्सटर्नल फोर्स अब कोई नहीं लग रहे हैं, फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएंगे। ये याद रखेंगे, जब रिलेटिव मोशन जीरो हो गए तो रफ सरफेस ज़रूर हैं सॉलिड सिलेंडर और प्लैंक के बीच में, पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं जो कि इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को चेंज कर सके। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम दो फिंगर के बीच में एक फिंगर को रखें, नीचे वाले फिंगर को आगे ले जाएं तो ये इसको अपोज करेगा और ये आगे ले जाएंगे। तो इसका मतलब जब रिलेटिव मोशन चेंज होने की टेंडेंसी डेवलप होगी वो तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होंगे। आप बोलेंगे फ्रिक्शन तो है, पर फ्रिक्शन तो स्टैटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिव नहीं होता, पैसिव होते हैं। जब अटैम्प्ट लेंगे तब वो हमारा अपोज करेगा। जब हमारे अब कोई अटैम्प्ट नहीं लग रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ के बाद क्या होगा, भी ओमेगा और ये प्लैंक की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हमें ये रिमेनिंग 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेंगे ये हमें निकालना है। देखिए रोलिंग मोशन में जितना सेंटर मूव करता है इन वन साइकिल वो सर्कमफ्रेंस लेंथ के बराबर होते हैं। यहाँ पर ये 10 मीटर है और हम प्लैंक की जो वेलोसिटी ले रखे हैं वो 15 मीटर है। तो प्लैंक के रेफरेंस में इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 5 माइनस 15 डेट कम्स टू -10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की ओर, और रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करना बाकी रह गया 10 मीटर। तो रिमेनिंग 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने में अब टाइम कितना हो जाएंगे, 10 डिवाइड बाई 10 डेट कम्स टू, चूँकि डिस्प्लेसमेंट भी 10 है माइनस, वेलोसिटी भी माइनस, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेंटर का देख रहे हैं तो ये वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएंगे। यानी टोटल टाइम इसमें 2 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड आफ्टर ये फॉल हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरा भी मेथड था, वो ये देखिए रोलिंग में ये जो सर्कमफ्रेंस लेंथ होते हैं वो फॉल होने का मतलब ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना। ये 10 मीटर का डिस्टेंस को हम पहले 2 पाई आर से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमें क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि एक टर्न में 2 पाई आर रेडियन कवर करता है सर्कमफ्रेंस लेंथ, और ये 10 मीटर है तो 10 डिवाइड बाई 2 पाई आर करेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएंगे। अब नंबर ऑफ टर्न्स को यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टर्न में एंगल जो बनते हैं 2 पाई रेडियन बनते हैं, तो एन टर्न में कितना बनेंगे, तो 2 पाई इंटू एन है ना। तो ये एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट, 2 पाई इंटू 10 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर, तो ये कैंसल हो गए, तो ये हमारा थीटा निकला। यानी इस थीटा एंगल को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेंगे, तो 10 रेडियस 1 मीटर है तो ये हो गया 10 बाई आर थीटा इजगल टू ओमेगा इंटू टी। चूँकि अब एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्ट ओमेगा इंटू टी लिखेंगे, तो ये 10 पुट कर देते हैं, रेडियस पुटिंग 1 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर दिस कम्स टू 10 रेडियन इंटू टी, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएंगे 1 सेकेंड। तो दोनों मेथड हैं। इस मेथड में हम क्या देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विथ रेफरेंस टू प्लैंक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने जो सीखा इसमें हमने आपको ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये था। अब इसमें हम एक दूसरे क्वेश्चंस को ले रखे हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ये हमारा एक रिजिड रॉड है, ठीक है। इस रिजिड रॉड को एक स्ट्रिंग के हेल्प से हम ओवर द टेबल इनिशियली ऐसा रखें। ये टेबल स्मूथ टेबल है, यानी इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। इसके जो मास दिए गए हैं वो m है
और इसका जो लेंथ है वो 2L है। तो और ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। रॉड का ये हमारा सेंटर C है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे गए या सरफेस पर रखे गए। सेंटर को C ले लें, ये हमारा D है। तो BD रॉड का मास M दिया हुआ है, लेंथ 2L दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है इनिशियली ग्राउंड के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स हैं उसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 ये दिया हुआ है। तो देखिए, यदि हम न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली फोर्स डायग्राम बनाएंगे और ये हमारा आएगा टेंशन, ये वैल्यू आएगा हमारा mg और ये वैल्यू आएंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल को n1 ले लेते हैं। फोर्स इक्वेशन से लिखेंगे तो T + n1 - mg = 0 लिखेंगे, क्योंकि n1 यहाँ पर 2 आ रहे हैं और चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम क्यों ना B के अबाउट ही टॉर्क ले लें। तो टॉर्क के लिए हम पहले mg का टॉर्क लिखेंगे, जिसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। mg लाइन को आगे बढ़ा दें और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। चूँकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होंगे, L का ये कंपोनेंट आ जाएंगे L sin थीटा। तो mg का जो टॉर्क आएंगे mg × L sin थीटा, B के रेफरेंस में ले रखें तो ये डायरेक्शन L sin थीटा का होगा, ये mg का होगा। तो mg × L sin थीटा। सिमिलरली इसकी टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होंगे। इस नॉर्मल फोर्स के लिए हमें ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएंगे 2L sin थीटा × n1 = 0। तो जो हमारा n1 का वैल्यू सॉल्व करने से आते हैं, ये वैल्यू आ रहे हैं हमारा mg/2। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि यदि हम स्ट्रिंग को कट कर दें तो इमीडिएटली आफ्टर कट जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होंगे वो वैल्यू कितना होगा। इस स्ट्रिंग को हम स्नैप कर दिए, कट कर दिए, तो कट करने के बाद टेंशन ऑब्वियसली 0 होंगे, आपका तो ये डिसीजन होंगे, टेंशन बिकम 0, ठीक है। और mg जो लग रहे हैं वो तो रहेंगे, यानी अब इसके सेंटर में एक्सेलरेशन आएगा, है ना। अब ये एक्सेलरेशन mg की वजह से नहीं होंगे, यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज n। इस n का वैल्यू हम अब n2 पुट कर रहे हैं, तो सेंटर में एक्सेलरेशन आएंगे। फोर्स डायग्राम से हम सेंटर का एक्सेलरेशन a0 का वैल्यू क्या लिखेंगे, mg - n2 / m, जिधर एक्सेलरेशन उसको पॉजिटिव लेते हुए, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये स्टूडेंट हैं, यदि हम सेंटर से देखें इस पॉइंट को यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल का एक टॉर्क भी आ रहा है और ये टॉर्क से हमें अल्फ़ा मिल रहे हैं। अल्फ़ा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, चूँकि ये सरफेस स्मूथ हैं तो हम अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, लेकिन इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। ये जो पॉइंट डी लिए थे, डी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। देखिए, तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स समझना होगा माइक्रोस्कोपिकली। पहला तो ये कि कट करने के बाद नो डाउट सेंटर नीचे को एक्सेलरेट होगा। दूसरा, n2 सेंटर से नहीं पास कर रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि हमें टॉर्क के बारे में सोचना है, और टॉर्क का मतलब टाउ = I × अल्फ़ा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क हम ले रहे हैं, चूँकि ये पॉइंट फिक्स नहीं है। ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में सेंटर के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होंगे, ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं। ये भी देखिए मल्टी करेक्ट में क्वेश्चंस रह सकते हैं। आप पूछिए मुझसे क्यों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं। देखिए, सेंटर का यदि ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यदि हुआ, मतलब सेंटर भी एक्सेलरेट होगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई लगा नहीं रहा है, सेंटर के रेफरेंस में इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएंगे। अब ये पूछें क्यों, तो सेंटर से, चूँकि अब ये टॉर्क से अल्फ़ा मिल रहे हैं, तो सेंटर से देखेंगे इस पॉइंट में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। ये अल्फ़ा आर का डायरेक्शन होगा। अब यदि ये अल्फ़ा आर का डायरेक्शन है तो सेंटर के रेफरेंस में इस अल्फ़ा आर का 2 कंपोनेंट आएंगे, एक अल्फ़ा आर परपेंडिकुलर और एक अल्फ़ा आर, ये अल्फ़ा आर पैरेलल, और दूसरा आएंगे हमारा अल्फ़ा आर परपेंडिकुलर। तो वही मैं बोल रहा था कि सेंटर के रिस्पेक्ट में हमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही दिखेगा, पर ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं दिखेगा, है ना। चूँकि यहाँ पर सेंटर में भी क्या आएंगे, यदि ये इधर जा रहे हैं तो ये हमारा इस तरफ जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है एज इट इज़
ये पॉइंट यहीं पर रहेंगे, यानी ग्राउंड के रेफरेंस में इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो यानी ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज जो है हमारा वर्टिकली नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ मास दिस रॉड, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो मैं बताया एक बार फिर रिपीट करें, थोड़ा मिसकंसेप्शन शायद यहाँ पर हुए हैं ये पॉइंट को लेकर। तो देखिए ये वर्टिकली फॉल करेगा नो डाउट, है ना, और सेंटर हॉरिजेंटली एक्सेलरेट नहीं करेगा, पर रॉड के रोटेशन होने से देखिए ये पॉइंट इधर तो जरूर जाएगा। यदि ये पॉइंट इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट इधर जाएगा, ताकि सेंटर का हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ना हो। पीछे जो बताया थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था, वो मैं करेक्ट किया हूँ, सेंटर में हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन नहीं हुई। तो ठीक है, अब यहाँ पर N2 की बात करें, N2 अब कैसे निकालेंगे। तो ये जो अल्फा आर है इसका ये जो कंपोनेंट आएंगे हमारा, ये एक्सेलरेशन के पैरेलल, और सरफेस के रेफरेंस में बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो कोई एक हम लें तो इसकी कंपोनेंट क्या आएंगे, यदि ये एंगल थीटा है और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये अल्फा आर का डायरेक्शन ये आया हमारा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो इस तरफ इसका जो कंपोनेंट आएंगे अल्फा आर का, डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, यदि थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो अल्फा आर का ये कंपोनेंट आएंगे अल्फा आर कॉस थीटा, राइट, है ना। और ये वैल्यू यहाँ से जो इस पॉइंट का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब है ए नॉट माइनस अल्फा आर कॉस थीटा शुड बी ज़ीरो, है ना। ठीक वैसा ही जैसे पिछला कंसेप्ट होता है, यदि सेंटर में एक्सेलरेशन इधर है, इसमें भी एक्सेलरेशन इधर आएंगे, और सेंटर के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन चूँकि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर जा नहीं रहा है, यानी ग्राउंड जब रेस्ट में, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन जीरो रहेंगे। तो ये हमारा है ए नॉट इजकल टू अल्फा आर कॉस थीटा, ए नॉट इजकल टू अल्फा आर कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ए नॉट का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं। अल्फा आर निकालने के लिए अब हमें जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं इसमें, इस नॉर्मल फोर्स का टॉर्क लेना पड़ेगा अल्फा आर के लिए, है ना। तो यहाँ पर इस सेंटर के अबाउट इस नॉर्मल फोर्स का यदि हम टॉर्क लिखेंगे तो इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल लेंथ हमारा 12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ये लेंथ L, तो ये L कॉस थीटा को इस N2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो N2 इंटू L कॉस थीटा, ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये वैल्यू होते हैं m L स्क्वायर, L के जगह पर यहाँ पर 2L का होल स्क्वायर आएंगे, डिवाइड बाई 12 इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पर R का मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये वैल्यू L से रिप्लेस हो गए, ए नॉट का वैल्यू अल्फा L कॉस थीटा। तो ये आया हमारा N2 का एक रिजल्ट इधर, इसको थोड़ा अरेंज कर लें, ये वैल्यू हो जाएंगे N2, ये वैल्यू L कॉस थीटा इजकल टू m L स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू अल्फा। देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक L से एक L कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, यहाँ से N2 कॉस थीटा इजकल टू क्या वैल्यू आया, एक L हमने कैंसिल आउट किया है, तो यहाँ से वैल्यू आया हमारा m बाई ML बाई 6 इंटू अल्फा। तो अब बताइए इस अल्फा L जो यहाँ पर लिखे हैं, अच्छा रॉड का लेंथ 2L, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू अल्फा L कॉस थीटा है, यहाँ पर अल्फा L है, क्यों ना हम इस अल्फा L का वैल्यू यहाँ पुट कर दें ताकि हम इस ए नॉट से इक्वेट कर सकें, है ना। ए नॉट का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो पहले हम इस इक्वेशंस को यहाँ शिफ्ट करें, ए नॉट इजकल टू अल्फा इंटू एल, अल्फा इंटू एल का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू हो जाएंगे आपका 6 टाइम्स ऑफ N2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा एल का वैल्यू, और डिवाइड बाई मास भी होंगे, डिवाइड बाई मास हो गया, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये अल्फा एल के जगह पर पुट किए, है ना, ये वाली वैल्यू, तो अल्फा एल, और नेक्स्ट ये वैल्यू एक और आएंगे हमारा कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका क्या वैल्यू आया, ए नॉट के जगह पर mg माइनस N2, ठीक है, और ये वैल्यू m, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 6N2,
तो 6n2 का वैल्यू यहाँ से 6n2 डिवाइड बाई m और ये वैल्यू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में ओरिजिनल दिया हुआ है ये थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3। तो ये वाली वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएंगे, यानी यदि ये एंगल दिया हुआ है, यदि हम इसी को लेकर चलेंगे तो कोई बात नहीं, इसी से हमारा क्या वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ पर यदि साइन थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू 1/√3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा √2। तो कॉस थीटा का वैल्यू √2/√3। एक बार फिर देख लीजिए, ये वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू 1/√3, तो ये वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 और ये वैल्यू √2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एम से एम कैंसिल आउट करें तो यहाँ से वैल्यू आया तुम्हारा कितना स्टूडेंट, mg माइनस n2। ठीक है, और इस n2 को राइट साइड लाना होगा तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपका कितने के बराबर, सोचिए जरा, n2 और ये वैल्यू 1 + 6 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले कॉस थीटा निकाल लें, कॉस थीटा का वैल्यू आपका है √2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3, ये वैल्यू जाएंगे 2/3, 3 6 2 2 2 जा 4 + 1 5, तो n2 का वैल्यू हो गया आपका mg/5, n1 का वैल्यू था mg/2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है n1/n2, तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपका कितना, ये वैल्यू n1/n2, तो ये वैल्यू n1/n2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू mg/2 और ये वैल्यू mg/5, तो ये वैल्यू आ जाएंगे 5/2। ये था जब एंगल यहाँ पर, लेकिन यही एंगल यदि यहाँ दिया रहता तो रेशियो 1:1 आ जाएंगे। आप उससे बनाइएगा एक तरीके से, आपका वो होमवर्क भी हो जाएंगे। अभी थीटा ये लिया है और यही एंगल यदि हम यहाँ ले लें, ये इसको थीटा मान लें और नेक्स्ट स्टेप सोल्व करिएगा तो इसका रेशियो 1:1 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।